पल्लेदारी का काम, गेहूँ काटने का, सरसों काटने का काम, जो भी सीज़न के हिसाब से आता था उसको हम करते थे। और उस पैसों को जोड़ के कुछ घर वालों को देते थे, कुछ अपनी पढ़ाई-वढ़ाई में भी लगा देते और अपना छोटा-मोटा खर्चा पानी भी उससे ही हो जाता था। तो ये काम हम रेगुलर करते थे, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया 2016 से काम करना। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो आज हम जो लोग मुझे गाली देते थे, पागल, मेरे गाँव की भाषा में चूतिया कहते थे, वो उन लोगों के बेटे, पुत्र-पुत्रियाँ जो मुझे अब ये कह रहे हैं कि यार हमें भी साथ कर लो, हमें भी सिखाओ ये काम कैसे होता है। गाँव में देखते स्थिति उनकी वही है अभी भी गाँव में। लोग उत्तर प्रदेश में ये कि जागरूक लोग हैं, कुछ जागरूक लोग हैं तो वो समझते हैं कि सरकार का क्या महत्व होता है। जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो उनको अभी अपने समाज के लोगों को सरकार का महत्व नहीं पता है। जिस व्यक्ति को सरकार का महत्व पता चल गया वो व्यक्ति तरक्की करने से नहीं रुक सकता, मुझे ऐसा लगता है। इसी में जब हम घूमे ना तो ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश या कहीं की ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो होटलों में रुकना होता है उनका। 99% ऐसा ही करते हैं कि लोग होटलों में रुकते हैं। आप कहाँ रुकते थे फिर? अब रुकने के लिए होटलों के लिए पैसा नहीं था। अब होटल की एक रात का 800-900 रुपए का खर्चा आता है। अगर 800-900 हम वहाँ एक दिन के देंगे तो हम तो 5 दिन भी नहीं कर पाएँगे काम। हम उस क्षेत्र में जाते, जिस शहर में जाते तो हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर डालते कि हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कुछ लोग हमें वहाँ मिल जाते। वो लोग हमको क्षेत्र में घुमाते भी, अपने घर ठहराते भी, खाना भी सुबह शाम का करते, नाश्ता भी वही करते, तो हम ज़्यादातर लोगों के घर में रुकते। अपने समाज की बात रखते हैं, लाखों लोगों में पहुँचती है, हमारे नेताओं तक पहुँचती है, तो प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है तो जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है, जैसे जालौर का मामला हुआ। जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आज हमारे साथ है बहुजन मीडिया से, बहुजन साथी इस चैनल से निरंजन भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ठीक है। और आज जो है हम बहुजन मीडिया के तौर पर कई चैनल्स देख रहे हैं आप, और वो लोग जब काम कर रहे हैं तो साधन संसाधनों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और तमाम पहलुओं पर संघर्ष करके निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद भी आप तक कंटेंट पहुंच रहा है, आपकी समाज की बातें पहुंच रही हैं। तो हम उन चीज़ों को छूने की कोशिश करेंगे कि आप तक जो बात पहुँच रही है, उस बात को पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, या कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं तो आपके वैयक्तिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसा आपका घर परिवार रहा? चूँकि आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो उत्पीड़न की क्या आपको कोई अनुभव वगैरह आए बचपन में, या अभी कैसे अनुभव आ रहे हैं? पहले मैं ये जानना चाहूँगी। पहले मैं जो आपने उत्पीड़न की बात करी तो मैं वहीं से शुरुआत करूँ। उत्पीड़न तो जैसे हम उस इलाके में रहते हैं जहाँ अपने लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। कम के मामले में जैसे 10-20 किलोमीटर तक अपने समाज के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, वो नहीं रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ हमारे समाज के सिर्फ 10 या 8 घर हैं। तो उनकी जनसंख्या मान लो, मैं खुद 70 या 75 लोग हम बच्चे सहित मतलब उस गाँव में रहते हैं और अदर समाज के गाँव में रहते हैं। फिर आस-पास के गाँवों में पूरा अदर समाज रहता है, हमारा कोई नहीं रहे वहाँ। तो फिर जातिवाद तो आप समझ ही सकते हो कि जब हम इतने लोग हैं, तो जातिवाद तो कैसे हुआ होगा। एक समय की बात है कि मैं कहीं किसी के यहाँ काम पर गया था, तो वहाँ मेरे साथ जातिवाद हुआ था, पानी पीने को लेकर हुआ था। वैसे तो जो जो बूढ़ा इंसान था ना, उसको दिखाई नहीं देता था। नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी वो उसके अंदर कहता था हमसे कि नहीं मुझे नहीं, बेटा मुझे नहीं दिखाई देता है, ऐसा अनुभव करता था। लेकिन जब मैंने पानी पी लिया, मुझे लगा कि इसको दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन उसने फिर भी देख लिया मुझे। मैंने पानी पी लिया और उसको रख दिया। वो रोड के रखा था, उससे भैंस भी पानी पीती थी उसमें से। हाँ, वो भी पीते थे लेकिन मैंने भी उससे ही पी लिया मतलब। तो उन्होंने साफ किया, उसको साफ करके मुझे बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ये है कि मारपीट नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा मेरे गाँव के पास का मामला था तो इसी चक्कर में मतलब ये कब का मामला और कहाँ का है? ये मामला मेरे गाँव का ही है। आपका गाँव कहाँ 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 आता है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिला का गाँव, एक टिकटोली गुर्जर गाँव है, तो वहीं का मामला है। तो ये बात है 17-18 की, 18 18 से आगे की बात होगी।
मतलब जो जब हम कहते हैं कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं और आज़ादी के महोत्सव हमने तब भी मनाए, अब भी मना रहे हैं। तो आज जालोर हो रहा है और एक एक समय आपके साथ भी ये हुआ। ऊपर से जातिवाद जो है वो देखिए मतलब वो कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। लेकिन जातिवाद का जो है उसका घमंड कहीं न कहीं है। आज भी जातिवाद मैं ये नहीं कहता खत्म हुआ है। आज भी है मेरे इलाके में, आज भी बहुत जातिवाद होता है। आज भी जो दलित समुदाय है वो कैसे गुज़र-बसर करते हैं? आपका परिवार कैसे गुज़र-बसर करता है? जैसे कि मेरा परिवार, अब मैं इस क्षेत्र में आ गया, तो यहाँ से मेरा चलता है कुछ। मेरी मम्मी की छोटी-सी नौकरी है, मतलब गाँव में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो वहाँ से चलता है। कुछ हम पे ज़मीन है, मतलब ज़मीन तो हम वो करते हैं, हमारे पापा, हम भी उसमें हाथ बटाते हैं, मतलब तो उससे हमारा घर परिवार चलता है। ये हमने सुना कि आप पहले व्यक्ति हैं आपके गाँव के शेड्यूल कास्ट के कि आपने पहली बार कार खरीदी। तो ये जो संघर्ष रहा मतलब आप पहले पल्लेदारी करते थे और उसके बाद आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये जीवन संघर्ष के बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएँ। देखो, हमारे घर की स्थिति आज भी ऐसी सही नहीं है, जो होनी चाहिए मतलब। तो उस टाइम और खराब थी, तो काम करने के लिए हम मजबूर थे यार। चलो पढ़ाई चलती थी तब तक पढ़ाई करते थे। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम हुए फिर हम काम करते थे। काम करने के 2-3 महीने काम किया हमने गाँव में, कहीं जाते नहीं थे लेकिन गाँव में ही करते थे। अपने गाँव में जो भी पल्लेदारी का काम, गेहूँ काटने का, सरसों काटने का काम, जो भी सीज़न के हिसाब से आता था उसको हम करते थे। और उस पैसों को जोड़ के कुछ घरवालों को देते थे, कुछ अपनी पढ़ाई-वढ़ाई में भी लगा देते और अपना छोटा-मोटा खर्चा पानी भी उससे ही हो जाता था। तो ये काम हम रेगुलर करते थे, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया 2016 से काम करना। 16 से हर साल हम यही काम करते थे और ये काम मैंने लगभग 21 तक किया है। 2021 तक किया, 21 के बाद मेरा जैसे ही चैनल मोनेटाइज़ हुआ, पेमेंट आनी स्टार्ट हुई, तब से मैं कहता हूँ कि मैंने काम बंद कर दिया है, काम नहीं करता हूँ मैं। ये काम करते हैं खबरों का। तो देखिए जैसे कि पत्रकारिता जो है वो तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कर नहीं सकता है। आज़ाद भारत में हर कोई जो है सवाल पूछ सकता है, बात कर सकता है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आना या फिर बहुत चुनौतीपूर्ण है आज की तारीख में भी। तो इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आने का आपने क्यों सोचा या फिर कैसे आ गए आप सडनली यहाँ? इसमें आने का मेरा कोई, देखो, ये नहीं था कि प्लान था मेरा कि मैं पहले से कि ना मैं पत्रकार ही बनूँगा ना। मुझे इतना, बस इतना मालूम था, मैं मुझे लगता है कि गाँव का जागरूक जितने लोग रहते हैं वर्तमान में, उनमें बाबा साहब के प्रति मैं शुरुआत से थोड़ा, मतलब ऐसा था कि हाँ, बाबा साहब, मतलब मुझे लगता था। खुल के नहीं बोल पाता था क्योंकि आज भी मतलब उस तरीके से नहीं बोल पाता हूँ जैसे मैं यहाँ बोल देता हूँ। मैं अपने गाँव में ऐसे आज भी नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति है। अ, जैसे मैं यहाँ लोगों को समझाता हूँ वैसे मैं घर में भी नहीं समझा सकता अपने लोगों को, तो गाँव में कैसे बता सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मैं लोगों को, जैसे अंजुल भैया को, वैभव सर को, नेल्सन दत्त को देखता था। तो यार लगा यार, जब ये कर रहे हैं तो यार यूट्यूब पे मैं भी डाल सकता हूँ, मतलब तो मैंने काम किया, मोबाइल खरीदा मैंने और वीडियो डाला, डालता गया, दूसरा तीसरा वीडियो मेरा चलने लगा, तो मुझे लगा यार ठीक है। तो 2 साल मैंने रेगुलर काम भी किया, 2 साल बाद मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ। उसके बाद मैंने, मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जैसे पत्रकारिता में आप आए, तो उसके बाद आपने काफ़ी काम किया। हमने देखा कि पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लगातार जो है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। जहाँ पर एक तरफ ओपिनियन पोल चल रहा था और मेनस्ट्रीम मीडिया पे ओपिनियन पोल चल रहा था और वो बता रहे थे कि क्या हो सकता है, रुझान कहाँ पर है। लेकिन आप ज़मीन पर जाकर कर रहे थे। तो ये तो काफ़ी ये कह सकते हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना भी पड़ा होगा। तो ऐसे में जब आप लोगों से भी बात कर रहे थे, तो आपको सामाजिक स्थिति में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव नज़र आए? क्योंकि 4 बार सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, तो आपने क्या अनुभव किया? एक पत्रकार के तौर पर और एक खुद एक आप हम दलित समाज से आते हैं, तो उसके तौर पर भी? तो वो जो लोगों की समस्या, जब हम गाँव देहात में, हमने ये नहीं शहरों में कम किया है काम, हम कहीं मतलब रुकते, उसके बाद हम गाँव की तरफ मूव करते और जाते। तो गाँव में देखते, स्थिति उनकी वही है अभी भी गाँव में। लोग उत्तर प्रदेश में ये कि जागरूक लोग हैं, कुछ जागरूक लोग हैं तो वो समझते हैं कि सरकार का क्या महत्व होता है। जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो उनको अभी अपने समाज के लोगों को सरकार का महत्व नहीं पता है।
जिस व्यक्ति को सरकार का महत्व पता चल गया, वो व्यक्ति तरक्की करने से नहीं रुक सकता, मुझे ऐसा लगता है। उन लोगों ने सरकार देखी है, सरकार में उनके साथ जब वो ऐसा मुझे लगता है हमने गाँव में बात की है तो बड़े-बूढ़े ये बताते थे कि हम एक सेक्टर का अध्यक्ष कितना छोटा होता है। अगर वो ये कहते थे कि मैं एक सेक्टर का अध्यक्ष था और मैं थाने में चला जाता तो एसएचओ भी कुर्सी से खड़ा हो जाता था और सब कुछ वो तुरंत करता था। तो उन्हें पता है कि जब हम सेक्टर के अध्यक्ष की इतनी पावर थाने पास के क्षेत्रों में चल रही है, अगर हम विधायक जिला पंचायत अगर बनते हैं तो फिर कितनी ताकत हमारे हाथ में आएगी। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने राजनीतिक ताकत को समझा है, वो इसी बहाने अपने नेताओं को समझते हैं कि क्या करना चाहते हैं। अब मैं ये इसी में जब हम घूमे ना, तो ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश या कहीं की ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो होटलों में रुकना होता है उनका। 99% ऐसा ही करते हैं कि लोग होटलों में रुकते हैं। आप कहाँ रुकते थे फिर? अब रुकने के लिए होटलों के लिए पैसा नहीं था। अब होटल की एक रात का 800-900 रुपए का खर्चा आता है। अगर 800-900 हम वहाँ 1 दिन के देंगे तो हम तो 5 दिन भी नहीं कर पाएँगे काम। हम उस क्षेत्र में जाते, जिस शहर में जाते, तो हम फ़ेसबुक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर डालते कि हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो कुछ लोग हमें वहाँ मिल जाते। वो लोग हमको क्षेत्र में घुमाते भी, अपने घर ठहराते भी, खाना भी सुबह-शाम का करते, नाश्ता भी वही करते, तो हम ज़्यादातर लोगों के घर में रुके। तो इससे हमने काम ज़्यादा लंबा कर पाए। होटल में रुकने की आज भी मतलब वो नहीं है कि हम होटल में रुक पाएँ। कोशिश करते हैं कि लोगों के घरों में रुकें, लोगों के दिल में रुकने की जगह बनाएँ। अब जैसे अब 2024 का लोकसभा का चुनाव आएगा, फिर इसमें आपकी हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएगी। एक तरफ जो है पत्रकारों को दबा रहा है, बीबीसी पर तो रेट भी गिर गई है। तो ऐसे में पत्रकारों को दबाया जा रहा है, प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है। तो क्या 2024 में हम रुकने वाले हैं, आप रुकने वाले हैं? 2000 देखो सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये अलग बात है। सरकार चाहती है कि दलित, पिछड़े जब से सोशल मीडिया आया है मैं धन्यवाद करूँगा भारत ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे पाएगा, जो विदेश के लोगों ने जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है, हम जैसे लोगों को पत्रकार बनने का मौका दिया है। हमसे भी कुछ और भी लोग हैं जो पत्रकार बन गए, सोशल मीडिया पर अच्छे सेट हो गए, वो अपने समाज की बात रखते हैं, लाखों लोगों में पहुँचती है, हमारे नेताओं तक पहुँचती है, तो प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है, तो जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। जैसे जालौर का मामला हुआ, हाथरस का मामला हुआ। हाथरस का मामला हमारे ही एक साथी विशाल कुमार जी थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से उठाया। तो ये मामला पहले नहीं पता था। मेरी उनसे बातचीत हुई फ़ोन पे, वो डर रहे थे मतलब कि यार उठाऊँ या ना उठाऊँ पुलिस केस? मैंने कहा भई उठाओ। उन्होंने उठाया तो आज इतना बड़ा वो मुद्दा बना। तो ये हम लोगों की बदौलत थी कि हम सब लोगों ने उसे उठाया। विशाल जी ने उसे मतलब शुरुआत में किया तो बड़ा मुद्दा बना तो उस बेटी को न्याय मिला। वो बेटी गाँव तक सीमित नहीं रही। तो ऐसे वजह से सोशल मीडिया पर हम आ गए और हम अपने समाज की वो खबरें जो मीडिया तक हम पहुँचा ही नहीं सकते थे, वो पहुँचा रहे हैं। जैसे हम बहुजन मीडिया कह रहे हैं, डिजिटल मीडिया कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना आपको कुछ करना पड़ा जैसे कि शासन प्रशासन जो है उसकी तरफ से कहो, पॉलिटिकल तरीके से कहो क्योंकि हम लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी उनके खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, दलितों की, आदिवासी, ओबीसी की बात करते हैं। तो कुछ दिक्कतें तो आती होंगी, क्या कैसी दिक्कतें आती है? देखो, अब दिक्कतों की बात है तो कई बार होता है। मेरे साथ एक बार मैं नाम नहीं लूँगा किसी नेता का और ना राजनीतिक पार्टी का, मैं लखनऊ में ही था। मैंने उस नेता का इंटरव्यू लिया, मेरे साथ थोड़ी नोक-झोंक हो गई। तो उसके बाद मैं जहाँ रुका था, मेरे साथी विशाल जी थे, सन्नी जी थे और अंतानी सर भी थे। हम 4 लोग रुके थे। हम कहीं रुके थे लखनऊ में। तो उसके समर्थकों के फ़ोन आने लगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और फिर अब समर्थन में भी कुछ लोगों के फ़ोन आने लगे कि नहीं भैया तुमने अच्छा किया है। तो आती है परेशानी लेकिन हम अभी हमारे घर में हमें यहाँ से अगर हमको कुछ होता है, तो मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। अगर पुलिस मेरे को अरेस्ट भी करती है तो मेरे घरवाले कुछ नहीं जानते कि क्या होगा।
तो मैं इस चक्कर में बहुत कम पुलिस शासन प्रशासन से भिड़ता हूँ। मैं नहीं भिड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे कोई नहीं है। जिस दिन मेरे पीछे कोई मजबूत आदमी होगा कि मेरे साथ कुछ भी होगा तो वो हैंडल कर सकता है, तभी मैं सामने वाले से भिड़ूँगा, अन्यथा मैं अभी तक किसी से नहीं भिड़ता हूँ। मैं अपनी स्तर से जो मुझे लगता है सही है, वो बात अपनी तरफ से रख देता हूँ। एक अंतिम सवाल है, आप मुरैना से आते हैं और फिर भी आप तथागत लाइव के साथ कई बार साथ में ही दिखते हैं, ब्लॉग में कहो या वीडियोज़ में कहो। तो कैसे जान-पहचान हुई अंजुल भाई के साथ या फिर कैसे आपके संबंध बने? 2017 में जब अंजुल भैया सा मुझे ऐसा लगता है अभी मैसेज भी पड़ा होगा इंस्टाग्राम पर कि हाँ, मैसेज लाइव आते थे, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरी मम्मी को मोबाइल मिला हुआ था सरकारी, मैं उससे देखता था लाइव को, कमेंट करता था, भैया मुझे चैनल बनाना है, मुझे ये करना है, तो भैया कहते थे ये फलाने का मेरी मम्मी के नाम से आईडी बनी थी, मैं पढ़ के वो बताते थे फलाना ये कह रहा है ये, मैसेज भी करता था, लेकिन तब संबंध नहीं बने थे, ऐसे ही थे। उसके बाद जब मैंने चैनल बना लिया, बहन जी की रैली थी तो वहाँ हम मिले। वहाँ सनी भाई भी थे और अंजुल भैया से मिला मैं, सनी भाई से भी मिला। उसके बाद फिर मैं काम करता गया, फिर भैया का फ़ोन भी आने लगा। भैया ने फिर मुझे उस दौर में सपोर्ट किया, मेरे ₹250 मतलब मेरे घरवाले नहीं दे पा रहे थे रियलिटी में, और मैं पढ़ पढ़ भी रहा था उस टाइम। तो अंजू भैया ने मुझे माइक दिया, तो फिर मुझे और मोटिवेशन आया कि यार ना, भैया जब मुझे इतना विश्वास कर रहे हैं तो यार मुझे भी करना चाहिए, तो फिर मैंने करा। भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जब भी मतलब मुझे लगता है या उनको लगता है तो कभी भी फ़ोन लगा लेते हैं, बुला लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो चलो निरंजन वहाँ चलना है तो मुझे साथ ले जाते हैं। मेरे घर भी आए हैं वो, मेरे घर की स्थिति उन्होंने देखी है, सब कुछ दिखाई भी है सब लोगों को, तो उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, एक अंतिम सवाल सवाल तो ख़त्म हो गए थे। लेकिन जैसे वैयक्तिक जीवन में हम हमारा जो सामान्य जीवन होता है, उसके बाद अब हम कुछ ख़ास लोगों के लिए आइडियल बन रहे हैं, बात कर रहे हैं उनकी। तो कुछ बदलाव आपके जीवन में आपने देखा है? आपको ऐसा लगा कि कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया? ये बात है, मेरे जीवन में बदलाव होता है। जो लोग मुझे पागल कहते थे, आज वो लोग अपने बच्चों को ये कह अपने बच्चों को ये कहते हैं, देखो यार फलाने का लड़का कहाँ तक कहाँ पहुँच गया। मेरे से ये कहते हैं, यार तुम हमारे फलाने बच्चे को मतलब अपने साथ कर लो, इसको भी कुछ सिखाओ, मतलब। तो मुझे लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया, जो अब गाँव के लोग, मेरे रिश्तेदार कहते थे मेरे घर वालों से फ़ोन करके, अरे ये एक दिन तुमको जेल भिजवाएगा, ये करवाएगा, ये तुमको मतलब ऐसा बोलते थे। आज वही रिश्तेदार कहते हैं, यार देखो उनका लड़का देखो कितना आगे चला गया, और लोग कहते हैं यार हमें भी अपने साथ ले लो। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो आज हम जो लोग मुझे गाली देते थे, पागल, मेरे गाँव की भाषा में चूतिया कहते थे, वो उन लोगों के बेटे, पुत्र-पुत्रियाँ जो मुझसे अब ये कह रहे हैं कि यार हमें भी साथ कर लो, हमें भी सिखाओ ये काम कैसे होता है। बड़ा बदलाव आया है। अभी अभी बहुजन जो साथी है, उसका कितना रीच है? सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं आप? तो मेरे 1,30,000 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं अभी, और फेसबुक पर भी 20,000 फॉलोवर्स हैं, तो मतलब सब जगह एसआई की ठीक चल रहा है काम। तो बहुत-बहुत बधाई निरंजन भाई आपको और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, समाज की बात हमेशा करते रहें। हमारे साथ थे बहुजन साथी से निरंजन जी और उनके साथ हम बात कर रहे थे। आप इनका जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, तो जैसे कि आपने सुना, आप इनके लाइफ़ को लेकर क्या सोचते हैं? इनके चैनल को अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए ढूँढिए उसे यूट्यूब पर और देखिए बहुजन साथी चैनल और उसको सब्सक्राइब करें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ वो बनाते हैं, समाज के इश्यूज़ को उठाते हैं, आइडियोलॉजी को लेकर बात करते हैं, फुले शाहू बाबा साहब की बात करते हैं। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करती हूँ। क्या सोचते हैं इन चर्चा को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैंने द थिंक बहुत पहले देखा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम मिलेंगे। तो अब पहली बार लगता है मुझे दिल्ली में मिले थे अपन। लेकिन ऐसा लगता है मुझे, जो आपस का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार मिले ही नहीं हैं। हम कई सालों से मिल रहे हैं, मतलब ऐसा महसूस होता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप तरक्की करिए, हमारा आपके साथ फुल साथ है। और मैं एक और छोटी बात कहना चाहता हूँ, जो भी साथी काम करना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग, उनके अंदर टैलेंट है, तो मेरे से संपर्क करिए, मेरे से जो भी सपोर्ट बनेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
बहुत बढ़िया सोच रखते हैं, अपने साथ-साथ औरों को भी आगे बढ़ाने की सोच निरंजन भाई रखते हैं। हमारी चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।